गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए सेलिब्रेशन से थोड़ा सा बाहर आके फिर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? आर्टिकल 31 कंप्लीट हो गया था, आर्टिकल 32 स्टार्ट करना था। चलिए आर्टिकल नंबर 32, इसमें क्या दिया गया है? कोई एक बताइएगा। संवैधानिक उपचार। इसमें हमने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? सबसे पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड परमादेश। नेक्स्ट प्रतिषेध। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। लास्ट है आपका अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। परमादेश को मैंडमस। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण सर्ट्योरेरी। अधिकार पृच्छा को वारंटो। सबसे पहले बात करें आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ये 5 प्रकार के आदेश जिसको हम कहते हैं, वैसे जब कोई कोर्ट आदेश देता है तो इसमें कोई कोर्ट जब निर्देश देता है तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक को कहते हैं आदेश, एक है निर्देश, और ये जो विशेष प्रकार के आदेश दिए जाते हैं इनके लिए स्पेसिफिकली क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिट। तो ये जो 5 प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? रिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी विशेष केस में कोई जब लिखित निर्देश देते हैं उसको हम कहते हैं आदेश। जब मौखिक कोई काम करने के लिए कहा जाता है उसको कहते हैं निर्देश। और जब संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर कुछ आदेश दिए जाते हैं इसको कहा जाता है रिट। यही चीज़, यही जो शक्ति है वो हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट भी इस तरीके के रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर कौन सा है? 226। आर्टिकल नंबर 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो ये 5 रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है? उपस्थित करना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करें। सशरीर किसको? जिसके बारे में, जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार करके रखा हुआ है, ठीक है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कितने समय के अंदर? 24 घंटे के अंदर अपने सामने प्रस्तुत करने का निर्देश या आदेश जब हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ऐसी शक्ति को या ऐसे आदेश को हम कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट का उपयोग किया गया है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर उपस्थित करें। सशरीर किसको उपस्थित करना है? जिस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके या अपने कस्टडी में रखा गया है। ठीक है, कस्टडी भी आपको पता है 2 प्रकार की होती है। एक तो पुलिस की कस्टडी होती है और दूसरी जुडिशियल कस्टडी होती है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में आपको हवालात में जो जेल, आपका जो थाना है या चौकी है वहाँ पर जो जेल है, सेल रहता है, उसमें रखा जाता है। और जब जुडिशियल कस्टडी होती है तब जो प्रॉपर जेल होता है ना, जहाँ पे जेलर लोग की भर्ती होती है या जेलर लोग काम करते हैं, जो सेंट्रल जेल जैसा कुछ एरिया होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होता है, उस जगह पर ले जा करके रखा जाएगा। तब हम कहते हैं कि अब व्यक्ति जो है वो जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है,
यहाँ पर हैबियस कॉर्पस किस व्यक्ति के ऊपर लगता है? जिसको कि पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है, मतलब कि पुलिस कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना है। ठीक, अब ये 24 घंटा किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये मैंने बता दिया था। पुलिस चाहे तो बहुत तरीके से इस 24 घंटे को मैनिपुलेट करके 3, 4, 5 दिन तक खींच सकती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपको सैटरडे को, अगर किसी व्यक्ति को सैटरडे को गिरफ्तार किया गया है, बीच में संडे पड़ गया, वर्किंग आवर नहीं था, नेक्स्ट उसको पेश करने का दिन कब आएगा? मंडे को। इसके बाद में सपोज यहाँ पे आपको फ्राइडे को हो सकता है गिरफ्तार कर दिया गया हो, कायदे से आपको सैटरडे को पेश कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो अगर कुछ ऐसे रीज़न बता दें जिसके वजह से कोर्ट को ये मानना पड़े कि वाकई में उनके पास उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर पेश किया जा सके, ऐसी कंडीशन में भी पुलिस को छूट मिल जाती है। जैसे कि हो सकता है कि वो कहें कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी थी, ठीक है, थाने में कर्मचारी नहीं थे, हो सकता है किसी वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हों, तो यहाँ पर अगर कर्मचारियों की कमी है, ऐसी कंडीशन में भी उसको सैटरडे को पेश न करके संडे को छोड़ करके फिर मंडे को पेश करने की नौबत आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ से, जैसे कि मान लो छत्तीसगढ़ से कोई अपराधी जो है अपराध करके दिल्ली भग गया है, मुंबई भग गया है, या किसी दूसरे बहुत दूर वाली जगह में भग गया है, मतलब वहाँ पे जो ट्रैवल का टाइम है वो तो मान के चलिए 24 घंटे से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अब उस अपराधी को एक्स जगह से, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से कहीं और, छत्तीसगढ़ से वो कहीं चला गया है, छत्तीसगढ़ से मान लीजिए कि वो अभी फिलहाल दिल्ली में पाया गया है, सूचना मिली कि दिल्ली में है। अब 24 घंटे के अंदर मान लीजिए दिल्ली पहुंच करके उसको कस्टडी में ले भी लिए, पर 24 घंटे तो यहाँ आने में लग जाएंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको 24 घंटे के अंदर यहाँ पे प्रस्तुत करना जरूरी था। जो ट्रैवल टाइम होता है इसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, मौके हो सकते हैं जहाँ पे 24 घंटे का जो समय है वो बाईपास कर जाए। ठीक है, हैबियस कॉर्पस इसके अंदर 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना जरूरी है, पर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स मिल जाते हैं पुलिस के पास, बहुत ऐसे तरीके हो सकते हैं जहाँ पे वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, आप कह सकते हैं ना कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी तरीके से केस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर ये याद रखेंगे कि अगर एक बार व्यक्ति पुलिस थाने के अंदर पहुंच गया है तो आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो भी हैं वो सीधे, मान लीजिए 24 घंटा बीत गया आपको थाने में ले जाए हुए, उसके बाद में आपके फैमिली या फ्रेंड्स कोई भी मेंबर जा करके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर? हैबियस, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर। आपको ये भी पता है कि जब पुलिस अपने डेली रूटीन को फॉलो जब करती है, काम काज करती है, तो उनको एक डायरी मेंटेन करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को किस समय गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीज़ें किस किस दिन कौन कौन से केसेस पे काम किया, वो सब कुछ उनको मेंटेन करना पड़ता है। हर एक चीज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने डायरी में मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो उस चीज़ को मेंटेन ही ना करे तो भी एक केस ऐसा मिल जाएगा कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा आपको पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको गुरुवार को उठा के ले गई पुलिस, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन नहीं किया गया, उनकी डायरी ही उनका प्रूफ है। आप कितना भी क्लेम करते रहिए हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, जो लिखित दस्तावेज है वो तो पुलिस के पास है। ठीक है, आप अगर कोई सबूत प्रस्तुत कर पाए तब पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जब तक आप ये अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, आपके पास सबूत नहीं है कि आपको पुलिस कब उठा करके ले गई है, ऐसी कंडीशन में सारा का सारा पावर पुलिस के पास है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में इतनी चीज़ें थी। नेक्स्ट है आपका परमादेश या मैंडमस। इसका वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यहाँ पे हम आदेश देते हैं का मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आदेश जारी कर रहा है। ये आदेश कब और किसके खिलाफ जारी किया जा रहा है? परमादेश जो आदेश है किसके खिलाफ जारी किया जा रहा है? किसी भी सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ। सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जब कोई व्यक्ति किसी डेजिग्नेशन पर है, किसी पोस्ट पर है और वो अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको अपना काम ठीक से परफॉर्म करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है इसको हम क्या कहते हैं? मैंडमस या परमादेश। ठीक है, परम आदेश, सबसे ऊंचा आदेश। उन्होंने आदेश दे दिया है कि आप अपना काम करेंगे, मतलब अगर आप उस डेजिग्नेशन पे हैं, आपके पास पावर है उस काम को करने की, तो आपको वो काम करना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे कि सरकारी विभागों में जब आप जाएंगे अपना कुछ काम लेकर के, तो हो सकता है आपसे ब्राइब लेने के चक्कर में आपकी फाइलों को दबा करके बैठ जाएं, ठीक है। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब आपको जाने की नौबत आएगी तो पूछा जाएगा उनसे, जो आपको फाइल दबा के बैठे हैं, मान लो आपने उनके खिलाफ ये अपील दायर कर दिया है, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ एक्सक्यूज़ दे दें। अगर उस एक्सक्यूज़ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि ठीक है ये वैलिड रीजन है जिसकी वजह से अपना काम अभी तक नहीं किया गया है, उनको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपना एक्सक्यूज़ बताने में या फिर रीज़न बताने में असफल हो जाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत ये आदेश जारी किया जाएगा, जिसको हम परमादेश कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध रिट। प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकता है, पर प्राइवेट पर्सन से आपका अगर कोई काम है तो जनरली वो 1-to-1 वाली सिचुएशन आती है। जनरली यहाँ पे प्राइवेट पर्सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर उनका कोई ऐसा काम है जिससे आपका जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उनके खिलाफ भी आदेश जारी किया जा सकता है। जैसे कि सपोज कोई डॉक्टर है, उन्होंने आपको एक डेट दिया था किसी सर्जरी के लिए, पर उस डेट पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने आपको नेक्स्ट शेड्यूल दिया हो, नेक्स्ट शेड्यूल पे भी उपस्थित नहीं रहे। ऐसा कर करके मान लो अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उस कंडीशन में कोई व्यक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकता है कि इस डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का या एक काम करने का भरोसा दिया था, पर अभी तक उन्होंने वो काम नहीं किया है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर से कोई पंगे थोड़ी लेगा भाई, डॉक्टर चाहे तो फिर गलत सर्जरी करके फिर जो बचा खुचा जीवन है वो भी छीन लेगा, ठीक। तो जनरली प्राइवेट पर्सन्स के खिलाफ जारी कर सकते हैं, पर ऐसे मौके आते नहीं हैं। ऑन पेपर ये चीज़ वैलिड है, पर कोई केस ऐसा बनता नहीं है कि प्राइवेट लोगों के खिलाफ जारी किया जाए, ठीक है। जनरली ये चीज़ सरकारी लोगों के खिलाफ ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध का मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं पे पढ़ते हैं ना, यहाँ पर अवैध प्रवेश प्रतिबंधित है, प्रतिषेध है, निषेध है। इस तरीके से प्रतिषेध या निषेध या प्रतिबंधित होने का मतलब क्या है, मना करना, किसी कार्य को करने से मना करने के बारे में है प्रतिषेध रिट। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट से, अपने डेजिग्नेशन से, अपने पावर से ऊपर जा करके अगर कोई काम करता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकती है, रोक सकती है। जैसे कि कोई ऐसा केस है, मान लो जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, लेकिन यहाँ पे लोअर कोर्ट कौन सा हो जाएगा आपका, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस केस की सुनवाई करने बैठ गया है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, पर हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, ठीक है। ऐसी केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा और ये कहेगा कि आप इस पर सुनवाई करना बंद कर दीजिए। उस काम को करने से मना करने के बारे में है प्रतिषेध रिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, ठीक। उत्प्रेषण इसका मतलब है ये, अच्छा, इसमें से दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों ही जुडिशरी से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं। कौन कौन सी, आपका प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण या सर्ट्यूरेरी। ये दोनों जनरली हाई कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये फैसले दे करके, ये रिट जारी करके उनको अपने काम करने से मना करता है, या फिर ये दोनों रिट एक दूसरे मतलब लोअर कोर्ट के खिलाफ ही जारी किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोर्ट की एक हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, इससे नीचे आएगा आपका हाई कोर्ट, और इससे आपके जो लोअर कोर्ट हैं या फिर जिला में जितने कोर्ट हैं वो सब आएंगे, जिला में जो कोर्ट हैं वो आएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जिले में उसके जो लोअर कोर्ट हैं वो आपके जिले के अंदर आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्रतिषेध रिट जारी करना है, अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है जिसको कि रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। मान लो जिले में कोई केस चल रहा है जो कि सीधे हाई कोर्ट में जाना था, तो हाई कोर्ट एक रिट जारी करेगा इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ में, ठीक है। वैसे ही उत्प्रेषण या सर्ट्यूरेरी, इसका मतलब है कि कोई केस ऐसा चल रहा है उस पर काम करने से मना करना। जैसे कि सर्ट्यूरेरी या उत्प्रेषण का मतलब है ये पूछना कि
भाई आप, अच्छा, सर्ट्यूटरी का मतलब ये है कि जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट में किसी कोई केस अगर चल रहा है उसको सीधे सीधे अपने पास मंगा सकती है उत्प्रेषण के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कोई केस जो चल रहा है वो लोअर कोर्ट में चल रहा है और वो केस जो है वो सुना जाना था हायर कोर्ट में। जैसे कि इन दोनों के केस में देखें तो हायर कोर्ट कौन सा है आपका, जो हाई कोर्ट है यहाँ पे वो इन दोनों में हायर कैटेगरी में है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हायर कैटेगरी में है। तो कोई केस ऐसा जो चल रहा है जो कि सीधे हायर कोर्ट में सुना जाना था, तो ऐसे केस में जो हायर कोर्ट है वो एक रिट जारी करेगा, उत्प्रेषण रिट, और उस केस को सीधा अपने पास मंगा लेगा। जैसे कि इन दोनों के केस में जिला में कोई केस चल रहा है उसको हाई कोर्ट सीधे अपने पास मंगा सकता है, इन दोनों के केस में हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वो वारेंटो। ठीक है, एक बार और इसको पहले समझ लीजिएगा, फिर इन चारों में मैं इन पांचों में एक प्रॉपर कॉलम बना करके इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से आप कोई काम कर रहे हैं, किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा का मतलब है किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा इसका मतलब होता है किस अधिकार से। जनरली अगर कोई सरकारी व्यक्ति अपने डेजिग्नेशन से ऊपर जाकर के, अपने पद से ऊपर जाकर के, अपने क्षेत्र अधिकार से अलग जाकर के, बाहर जाकर के कोई काम करता है, ऐसे केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है इसको हम कहते हैं अधिकार पृच्छा या क्वो वारेंटो। जैसे कि ये चीज़ ना जनरली अगर आप सरकारी विभाग में जब काम करना शुरू करेंगे, कई ऐसे मौके आएंगे जब आपके अधिकारी या आपके कर्मचारी जो हैं वो आपको कोई ऐसा काम सौंप देंगे जो आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं था। जैसे कि आपके अधिकारी जो हैं वो मान लीजिए कि छुट्टी पर जा रहे हैं, आप जो है वो कलेक्टर के अंदर में हैं और वो जा रहे हैं छुट्टी पर। ऐसे केस में वो क्या कहेंगे आपको, मान लीजिए दो केसेस हो सकते हैं, एक तो आपको मौखिक आदेश दे दें, एक है लिखित आदेश दे दें। अगर उन्होंने सिर्फ मौखिक आदेश दे दिया है कि मेरे एब्सेंस में आप ये फला फला काम कर सकते हैं, ऐसे केस में एक चैलेंज हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपको लिखित आदेश दे दें कि मेरे एब्सेंस में आप ये सारे काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा कोई काम है जिस पर कि कलेक्टर के साइन की ज़रूरत थी, लेकिन उनकी जगह पर आप एक डिप्टी कलेक्टर मान लो वहाँ पे मौजूद है, उनको कलेक्टर ने सिर्फ मौखिक आदेश दिया है कि मेरे एब्सेंस में आप वहाँ पर साइन कर सकते हैं। क्या ये चीज़ वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। इन फ्यूचर कभी भी उस केस पर अगर मान लीजिए वो केस ओपन होता है तो उस डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसके पास अभी लिखित आदेश नहीं थे उस काम को करने के लिए जो कि कलेक्टर को करना चाहिए था कायदे से। मान लीजिए अगर लिखित आदेश हैं, इनके पास लिखित में उस पद को ट्रांसफ़र किया गया है कुछ समय के लिए, वो शक्तियाँ दे दी गई हैं, ऐसे केस में अगर उस पेपर पे या उस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं वो चीज़ मान्य होगी। फ्यूचर में उस पर कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो वो जो डिप्टी कलेक्टर है वो अपना पक्ष रख सकता है कि मुझे मान लीजिए 15 दिन या महीने भर के लिए इस पद के जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए मुझे लिखित में आदेश प्राप्त हुआ था, इसी वजह से मैंने इन पेपर पर साइन किए थे। ठीक है, हाँ, जो लिखित आदेश दिया जाता है इसको हम कहते हैं प्रभार सौंपना। कुछ समय के लिए इनको प्रभार सौंपा जा सकता है। सरकारी ऑफिसेस में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब प्रभार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो उस पद पर काम करने के लिए फिलहाल उस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंचा है, पर उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, भाई उसकी एब्सेंस में कोई काम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें आपको कुछ समस्या हो सकती है तो आप एक काम करिएगा, 5 इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि सभी में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से 5 कॉलम का एक नोट ड्रॉ कर लीजिएगा और इसमें जो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिएगा। पहले कॉलम में नोट कर लीजिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे कॉलम में नोट कर लीजिएगा परमादेश। तीसरे कॉलम में है उत्प्रेषण, तीसरे कॉलम में हेडिंग डाल दीजिएगा उत्प्रेषण।
चौथे कॉलम में प्रतिषेध, और सबसे लास्ट कॉलम में है अधिकार पिच्छा। किस अधिकार से? अधिकार पिच्छा या किस अधिकार से। ठीक, अब इनमें जो बिल्कुल टू द पॉइंट कुछ कीवर्ड्स हैं उसको नोट करते चलना। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करें। इस कॉलम में आपने सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड क्या लिखा है आपने सेकंड कॉलम में? परमादेश, फिर उत्प्रेषण, प्रतिषेध, फिर है अधिकार पिच्छा। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करें। सशरीर उपस्थित करें, सशरीर उपस्थित करें। यहाँ पे सशरीर से मतलब यह है कि व्यक्ति को फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो उसको थाने में बंद करके और उसके बिहाफ में जा करके कह दें कि वो व्यक्ति अभी आने की स्थिति में नहीं है। वो जैसी भी कंडीशन में उसको लेकर के वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देंगे इसको कहा जाएगा परमादेश। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है सूचित करें या प्रमाणित करें। सूचित या प्रमाणित करें। उत्प्रेषण का मतलब है सूचित या प्रमाणित करें। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है हम मना करते हैं। हम मना करते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम मना करते हैं। और लास्ट में है को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अधिकार से आपने कोई काम किया है, उसके लिए आपको पूछा जा रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अधिकार से आपने ये काम किया है। किस अधिकार से। ठीक है, ये तो हो गया इनका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट, ये किनके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य या आम नागरिक। राज्य और आम नागरिक। राज्य का मतलब यहां पे सरकार से है। राज्य और आम नागरिक। राज्य का तो समझ में आता है। राज्य पुलिस, एक पुलिस जो है वो राज्य की कैटेगरी में इसको लेंगे। पुलिस अगर आपको डिटेन करके रखती है, गिरफ्तार करके रखती है तो उनके खिलाफ आदेश जारी हो सकता है। किस अधिकार से? आम नागरिक में किस तरीके का कोई केस बनता है आपके दिमाग में अगर आप सोचेंगे तो? क्या घर वाले भी गिरफ्तार करके रख सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अफेयर चल रहा था, लड़की भागने के फिराक में थी, माता पिता ने बंद करके रख दिया। ठीक है, लड़का चला गया कि ये लड़की गुम है, गुमशुदा है। पुलिस खोजबीन चालू करेगी और फिर उनके अगर पता चलता है कि उनको घर में उनके माता पिता के द्वारा डिटेन करके रखा गया है, किसी कमरे में बंद करके रखा गया है, ऐसी कंडीशन में उनको उनके खिलाफ भी ये रिट जो है वो जारी किया जा सकता है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश। सरकारी अधिकारी के खिलाफ। परमादेश सरकारी अधिकारी के खिलाफ। सरकारी अधिकारी के खिलाफ।
नेक्स्ट है उत्प्रेषण। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। और यही चीज़ प्रतिषेध में भी है। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। वरिष्ठ न्यायालय मतलब जो हायर, इस लेवल में, मतलब जो हायरार्की है उसमें जो हायर लेवल पे रहेगा उसकी बात की जा रही है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। यही चीज़ प्रतिषेध में भी है। किसके खिलाफ कौन जारी करेगा? वरिष्ठ न्यायालय जारी करेगा, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अगर हम माने तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट के खिलाफ, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में माने तो हाई कोर्ट जारी करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ। लास्ट है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा में यही चीज़ है, सरकारी अधिकारी के खिलाफ। परमादेश में जैसा लिखे हैं वैसा ही अधिकार पृच्छा में होगा, सरकारी अधिकारी के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको कौन कौन से केसेस में, किन किन परिस्थितियों में कौन सा रिट जारी किया जाता है। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन पर, आर्टिकल नंबर 21 और 22 के उल्लंघन पर। अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22 में हाँ, कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 21 और 22 के समय पे जारी किया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश। इसको कब जारी करेंगे? कर्तव्यों का, या पद में अगर कोई व्यक्ति बैठा है इसको लिखिएगा पदीय कर्तव्यों का, पदीय कर्तव्यों का, पद पे रहते हुए उसके जो कर्तव्य हैं, पदीय कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर, पदीय कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर। पदीय कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। लोक महत्व के मामलों को अपने पास मंगवाने के लिए, लोक महत्व के मामलों को अपने पास मंगवाने के लिए उत्प्रेषण रिट में है। लोक महत्व के मामलों को अपने पास मंगवाने के लिए। फिर से वही चीज़ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर उनमें बीच में तनातनी है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, और अगर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में तनातनी चल रही है तो हाई कोर्ट ये रिट जारी करेगा। लोक महत्व के मामलों को अपने पास मंगवाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट में नोट कर लीजिएगा, कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए, कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए। ठीक है, उनको उनकी लिमिट बताई जा रही है कि आपके कार्य क्षेत्र में ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, इसीलिए आप इस निर्णय को नहीं ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए प्रतिषेध रिट में एक कीवर्ड लिख लीजिएगा, कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए। और लास्ट है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा में नोट कर लीजिएगा, पद की वैधानिकता जांचने के लिए, पद की वैधानिकता जांचने के लिए। पद की वैधानिकता जांचने के लिए। लास्ट में कुछ मिसलिनियस पॉइंट हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में नोट कर लीजिएगा। 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, क्या 24 घंटे में कुछ एक्सेप्शन भी हैं? ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं।
सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। परमादेश में, परमादेश एक ऑफिशियल रिट है, या इसको कह सकते हैं कार्यालयीन रिट। किसी कार्यालय में किसी कार्य से संबंधित हो सकता है, कार्यालयीन रिट या ऑफिशियल रिट हो सकता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है न्यायालयीन रिट, जुडिशियल रिट है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही जुडिशियल रिट है। न्यायालय लिखिएगा, उसमें उसको न्यायालयीन कर लीजिएगा। जैसे कार्यालयीन लिखे हैं वैसे न्यायालयीन रिट। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही न्यायालयीन रिट है। और लास्ट है आपका अधिकार पृच्छा, ये भी कार्यालयीन रिट है। किसी ऑफिस में, किसी सरकारी ऑफिस में रिट जारी किया जाएगा, किसी सरकारी ऑफिस के लिए रिट जारी किया जाएगा, इसीलिए ये भी कार्यालयीन रिट है। ठीक है, इसमें अब इसमें कोई डाउट रह गया हो आपको तो पूछिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर उपस्थित करने का प्रावधान है। परमादेश किसी काम को करवाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। उत्प्रेषण का मतलब है कि कोई सूचना है वो आप हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के पास कोई सूचना है वो उसको सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध रिट में हम मना करते हैं किसी काम को, मतलब लोअर कोर्ट जो है कोई ऐसे केस पे काम कर रहा है जो कि उनके दायरे में नहीं आता है, ऐसे केस में हायर जो वरिष्ठ कोर्ट है वो वरिष्ठ न्यायालय ये रिट जारी करेगा। और अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति के खिलाफ में जारी किया जाता है, आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा कोई डाउट रह गया हो तो बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध में कुछ समस्या हो सकती है। उत्प्रेषण का मतलब है यहाँ पे जैसे कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, इस समय हम बात कर रहे हैं आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और उस मामले में किसी व्यक्ति ने लोअर कोर्ट में, या इसको हम मान लेते हैं फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में जिला कोर्ट में कोई केस फाइल किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है पर उस केस की प्रवृत्ति कैसी है, आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित वो केस है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ क्या पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी भी केस में फैसला देने के अधिकार किनके पास है, हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो ये शक्ति प्राप्त नहीं थी। ठीक है, ऐसे केस में जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा कोई केस चल रहा है, वो सीधे सीधे उस केस को अपने पास मंगा लेते हैं। इसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, किसी लोक महत्व के मामलों को सीधे अपने पास मंगा लेना। प्रतिषेध रिट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है जो उसके दायरे से बाहर है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इनको टेम्परेरीली मना करने के लिए जो रिट जारी किया जाता है इसको हम कहते हैं प्रतिषेध रिट। ठीक है, प्रतिषेध रिट में सिर्फ मना किया जाएगा, उत्प्रेषण रिट में उस पूरे केस को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, मना करने के बाद में कुछ समय के लिए अगर उसकी जांच की जा सकती है, जैसे कि सपोज मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसको प्रतिषेध लगा करके मना कर दिया गया काम करने से, मना कर दिया गया, लेकिन उस केस पर तो काम चलना है। अब ये देखा जाएगा कि वाकई में उस केस पर काम करने का अधिकार किसका था। अगर ये प्रूव हो जाता है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मान लो वो केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे चलाया जा सकता है, उनको उस केस पर प्रोसेस करने का मौका दे दिया जाएगा। या अगर उनको लगता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलने लायक नहीं था, तो फिर वो केस को अपने पास मंगा लेंगे। ठीक है, उस केस में फिर उत्प्रेषण रिट लागू कर देंगे, पहले मना करेंगे फिर अपने पास मंगा लेंगे। प्रतिषेध रिट के द्वारा मना करेंगे, उत्प्रेषण रिट के द्वारा अपने पास मंगा लेंगे उस केस को। ठीक है, और कोई समस्या?
बाकी में जैसा नाम है वैसा ही काम है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में भी आपको समझ में आ रहा है कि मना करने के बारे में है। उत्प्रेषण ये थोड़ा सा शाब्दिक रूप से इसको इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो है वो अगर कोई पब्लिक से संबंधित कोई मामले हैं, जो कि लोक महत्व से संबंधित कुछ मामले हैं, जो कि उस समय उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास या उस कोर्ट के पास उसकी शक्तियां नहीं है, ऐसे कंडीशन में उसे हायर जो वरिष्ठ कोर्ट है वो अपने पास मंगा सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के बीच में काम चल रहा है, सॉरी उन दोनों के बीच में मामला है, तो हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकता है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई समस्या चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ये आदेश जारी करके, उत्प्रेषण रिट जारी करके अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, कौन किसके खिलाफ जारी करेगा? तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जो हायर पोजीशन पर है वही ये रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट इसको जारी नहीं कर सकते हैं, जो हायर पोजीशन पे हैं वही ये रिट जारी करेंगे। रिट ये असल में ये जो है वो लैटिन वर्ड है। रिट का मतलब है कोई ऐसे आदेश जिसके द्वारा आपको सबसे सर्वोच्च पावर मिल जाती है। रिट का मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है, जैसे कि मैंडमस, ये भी एक लैटिन वर्ड है। को वारंटो, जितने भी आपने इसमें वर्ड लिखे हैं ज़्यादातर लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली रिट की बात करें तो रिट का मतलब है सुप्रीम पावर। लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है सुप्रीम पावर। अब ये सुप्रीम पावर किसको दिया गया है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, खास करके इन 5 मामलों में। आपको वहाँ से इसमें स्लाइड चेंज करने वाला जो प्लस माइनस बटन दिख रहा है क्या? अच्छा, ये ठीक। चलिए, सबसे पहले 5 प्रकार के जो रिट हमने पढ़े हैं उसी को बताते चलना। सबसे पहले कौन सा था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड कौन सा था? परमादेश। नेक्स्ट कौन सा था? उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रतिषेध। लास्ट वाला अधिकार पृच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी व्यक्ति को कितने समय के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना है? 24 घंटे के अंदर पेश करना है। इसके अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे एक्सेप्शन शामिल हो सकते हैं। परमादेश कौन किसके खिलाफ जारी कर रहा है? परमादेश कौन किसके खिलाफ जारी कर रहा है? सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, या सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है। संस्था के खिलाफ। उत्प्रेषण, यहां पे हमेशा याद रखिएगा वरिष्ठ कोर्ट, वरिष्ठ न्यायालय और आपके अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा होगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वरिष्ठ कैटेगरी में है, कौन सा अधीनस्थ कैटेगरी में है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसमें अधीनस्थ न्यायालय कौन सा हो जाएगा? हाई कोर्ट अधीनस्थ के अंदर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ न्यायालय के अंदर आ जाएगा। इस केस में कौन किसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए यही केस उलट जाएगा, लोअर कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया। इन ऐसे केस में हाई कोर्ट रिट जारी करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ।
ठीक है, कोई ऐसा मामला जो लोक महत्व से संबंधित है अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास उस केस को सीधे मंगाने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करेगा। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट का मतलब है कि किसी काम को करने से मना करना, ठीक है। नो एंट्री में एंट्री अगर कर रहे हैं, ऐसे केस में उनको वहां पे एंट्री करने से मना करने के लिए है प्रतिषेध रिट, ठीक है। कौन जारी करेगा? यही चीज है। अगर हायर और लोअर की बात करें, जो भी हायर पोजीशन पे होगा वो सबऑर्डिनेट के खिलाफ या लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा। मान लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है हाई कोर्ट के खिलाफ, और इस केस में हाई कोर्ट जारी कर सकता है लोअर कोर्ट के खिलाफ में। अधिकार परीक्षा किसके खिलाफ जारी होगा? किसी सरकारी विभाग के व्यक्ति या पूरी संस्था के खिलाफ जारी हो सकता है। किस अधिकार से? सपोज कोई पूरा का पूरा विभाग जुटा हुआ है कोई ऐसा काम करने से, कोई ऐसा काम करने के लिए जो उस विभाग के अंदर आता ही नहीं था, उस विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी रहेंगे, उनको तलब किया जा सकता है कि आपका विभाग इस पर्टिकुलर काम में संलिप्त है, आपको जानकारी थी या नहीं थी, अगर थी तो आपने इस काम को करने से मना क्यों नहीं किया है, किस अधिकार से ये विभाग जो है इस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, ठीक है। उस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जनरली माना जाता है कि ये सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी होगा, ठीक है। चलिए, आपके ये जो 5 आर्टिकल थे, सॉरी जो 5 आपके आदेश हैं, रिट है, कौन से आर्टिकल के अंदर हैं? आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 33, अच्छा ये जो आपका फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट में मूल रूप से हमने कितने अधिकार पढ़े थे? 6, 7 या 8? 6 अधिकार पढ़े थे। सबसे पहला अधिकार कौन सा था? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट शिक्षा, और यही था। धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद में शिक्षा संस्कृति, और लास्ट में संवैधानिक उपचार। कितने कितने आर्टिकल थे? 12 से स्टार्ट था? हाँ बोल रहे हैं, बताओ। 14 से लेकर के 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 समानता के अधिकार में है। फिर 19 से लेकर के 22 था, 21 था, 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर के 28 या 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता। फिर 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 31 है आपका संपत्ति, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। लास्ट है आपका संवैधानिक उपचार। इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, ठीक। और आर्टिकल 32 तक हम कवर कर चुके हैं। मूल रूप से ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। पर हमारे अगर भाग 3 की बात करें तो कितने राइट्स, कितने आर्टिकल्स हैं? भाग 3 फंडामेंटल राइट भाग 2 में है, भाग 3 में है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में कितने आर्टिकल कवर हैं? 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 यहाँ पे शामिल नहीं है, 13 शामिल नहीं है। मतलब 12 और 13 में क्या चीज़ें हैं? 12 में क्या दिया गया था? राज्य की परिभाषा। 13 में विधि की परिभाषा। शॉर्ट में अगर हम इसको कहें तो विधि की परिभाषा। इसके अलावा इसमें 2-3 पॉइंट और थे कि कौन सा कानून कब से लागू होगा। संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है, उसके बाद का कोई कानून है, ऐसे केस में कैसे निर्णय लेंगे। ये था आपका 12 और 13। 14 से लेकर के 18 समानता, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति और संवैधानिक उपचार। 32 तक यहाँ तो हम पढ़ लेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट्स आपके 32 तक खत्म होने चाहिए थे, पर इस पूरे चैप्टर में 3 आर्टिकल और बच गए हमारे पास, 33, 34 और 35। ठीक है, इसको देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं 33, 34 और 35 में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 33, इसमें क्या बताया गया है? अच्छा, मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ, कौन सा किसमें आप बताते चलना, आप पहले पढ़ चुके हैं। एक है सेना
और पुलिस, इनके अधिकारों को कम करने के लिए एक आर्टिकल है। एक आर्टिकल है मार्शल लॉ या सैन्य शासन के लिए एक कानून है, सैन्य शासन। और एक है संसद की शक्तियां, संसद की शक्तियां किसके बारे में? इस पूरे फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक के बारे में। संसद की शक्तियां कौन सा किसके लिए है? हाँ और सेना के अधिकारों का मतलब 33 है। हाँ शक्ति 35। ठीक। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 33 में क्या बताया गया है? यहाँ पे असल में सेना ना कहें कि यहाँ पे आप ऐसे कई सारे पद हैं जिन पे रहते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स थोड़े से समाप्त हो सकते हैं। मतलब आम पब्लिक की तुलना में आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ कम हो सकते हैं। कुछ ऐसे पद जिनको हम कहते हैं कि इन पदों को विशेष रूप से हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो देख लीजिए। सेना से संबंधित हो गए, सेना के अलावा पुलिस हो गया, कोई गुप्त विभाग हो गया, गुप्तचर हो गए आपके, ठीक है, स्पाई हो गए जैसे कि रॉ के एजेंट हो गए, या आपके आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया। ऐसे बहुत सारे पद हैं जहाँ पे अगर यहाँ पे जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, इनको अगर पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट इनको दे दी जाए, जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, तो ऐसे केस में वो अपना पूरा ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सेना की भर्ती है जम्मू कश्मीर में, किसी व्यक्ति है जो कि सेना में भर्ती है, इस व्यक्ति की पोस्टिंग है अभी जम्मू कश्मीर में। अब अपनी ड्यूटी के दौरान इसको मन करता है कि अपने घर चले जाएं या थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आएँ। ये बिना मर्जी के घूम के आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। जब तक उनकी छुट्टी सैंक्शन नहीं है उच्च अधिकारियों के द्वारा, वो कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। आप और हम, दो चीज़ों की ज़रूरत है, मम्मी पापा से परमिशन और जेब में थोड़े से पैसे, फिर कहीं भी घूम के आ सकते हैं। ठीक है, इनके पास पैसे तो हैं, मम्मी पापा का परमिशन भी है, फिर भी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 33 इनके कुछ अधिकारों को कर्ब करता है, रोक लेता है। ठीक है, वैसे ही पुलिस, वैसे ही आपके गुप्त विभाग, जैसे कि कोई सीक्रेट एजेंट हो गए। सीक्रेट एजेंट वैसे तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, पर देश में कहीं भी अगर मान लो इनकी ड्यूटी लगी है, क्या ये अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं? बता सकते हैं कि वो कौन है, किस विभाग में काम करते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी विशेष धर्म से संबंधित है, लेकिन जब सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं तो कई बार अपनी आइडेंटिटी बदल के काम करते हैं। वो सारी चीज़ें उस समय वो अपने धर्म की आज़ादी है क्या उनको अपने धर्म को मानने की? मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसको सरदार बना के पगड़ी पहना के भेज दिए काम करने के लिए। कोई पगड़ी वाला व्यक्ति था, हो सकता है उसको बाल न कटवाएं पर बिना पगड़ी के कुछ दिन रहने के बोल दें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जहाँ पे उनको अपने धर्म से संबंधित जो कह सकते हैं कि नियम कानून है उसको फॉलो करने, या उसमें जैसे कि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं जो जिनके थ्रू हम अपने धार्मिक भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, तिलक लगाना हो गया, टोपी पहनना हो गया, या फिर कुर्ता पहनना हो गया, या पगड़ी पहनना हो गया, कड़ा पहनना हो गया, कृपाण रखना हो गया, इन सभी को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। किसके अंदर? आर्टिकल 33 के अंदर। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 34 में बस एक कीवर्ड नोट कर लीजिएगा, सैन्य शासन। देश में जब भी सैन्य शासन लगेगा, इनमें से बहुत सारे या ज़्यादातर आपके फंडामेंटल राइट रोक लिए जाएंगे, उनको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। कौन कौन से बचे रहेंगे? पर 20 और 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 इसमें एक्सेप्शन है, इनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 34 इसमें बताया गया है कि जब भी देश में सैन्य शासन लगेगा, मार्शल लॉ लगाया जाएगा, ऐसे केस में लोगों के, आम पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इस स्थगन के दौरान भी आपका अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहेगा, हमेशा लागू रहेगा। और सबसे लास्ट है संसद की शक्तियाँ। आर्टिकल नंबर 35 में ये बताया गया है कि संसद विधि द्वारा या कानून के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, उससे संबंधित कुछ प्रावधान कर सकती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया गया, अपवाद। फंडामेंटल राइट्स को कम करने के दौरान आपके संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है क्या?
संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है इसकी संसद के द्वारा अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन किए बिना पूरे फंडामेंटल राइट्स के लिए कानून कौन बना सकता है यहाँ पे? संसद। आप इसको एक शब्द में या एक फ्रेज में नोट कर सकते हैं, आर्टिकल 35 में संसद की शक्तियाँ। हाँ, जैसे कि संपत्ति का अधिकार शामिल था पहले फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 31 के अंदर था, 19F के अंदर था। हाँ, तो उसको मतलब समाप्त की संसद कानून बनाकर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संपत्ति मतलब जो शामिल रहा, मतलब उसको डिफाइन कैसे किया मतलब ये शामिल नहीं है? बेसिक स्ट्रक्चर का तो जो केस है वो केशवानंद भारती के बाद में आया 1973, जबकि हटाया कब गया था इसको? 1950 में ही। अरे वो आपका शेड्यूल 9 पढ़े थे, शेड्यूल 9 जब हटाया गया था उसमें एक प्रोविज़न कर दिया गया था। शेड्यूल 9 जब बनाया गया था, अनुसूची 9 जो है, मैंने बताया है कई बार आपको बताया कि ये जो अनुसूची 9 है वो क्या है? जादू का पिटारा है। मतलब इसमें कुछ भी डाल दो वो गायब हो जाएगा। किसकी नज़र से गायब हो जाएगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समाप्त हो जाती है, न्यायालय उसमें कुछ भी निर्णय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको इसी तरीके से डिफाइन किया गया है, मतलब यहाँ से हटा करके, आपके फंडामेंटल राइट से हटा करके इसी शेड्यूल 9 में डाल दिया गया है। शेड्यूल 9 में भी डाला गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल नंबर तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, आर्टिकल नंबर क्या दिया गया उसको? 300A दे दिया गया है, पर उसको प्लेस कहाँ पे किया गया है? इसी अनुसूची 9 के अंदर में। अनुसूची 9 में है करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, मतलब उस पर कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसको जनरली क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 300A के अंदर 2 आर्टिकल्स, संपत्ति से संबंधित 2 आर्टिकल डाला गया है। कौन कौन से है? एक तो है आर्टिकल 31 और 19(1)(f। इन दोनों में क्या बताया गया था? आपका संपत्ति का अधिकार। इन दोनों में ही संपत्ति का अधिकार बताया गया था, आर्टिकल 31 और 19(1)(f के अंदर में। इन दोनों को ही जब 300A के अंदर डाला गया है तो हम 3 केसेस पढ़ते हैं। क्या ये अब फंडामेंटल राइट हैं? भाई 31 और 19(1)(f को हटाया इसलिए गया था ना कि ये फंडामेंटल राइट था, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को कोई छीन नहीं सकता था। और जब छीन नहीं सकते हैं तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई छीनता है तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके चैलेंज कर सकते हैं। पूरे संसद को या जो वर्तमान सरकार थी उस समय पे, उनको प्रॉब्लम इसी आर्टिकल से थी कि व्यक्ति जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो क्या अब ये फंडामेंटल राइट बचे हैं? क्या नहीं बचे हैं। क्या ये संवैधानिक अधिकार हैं? क्या आर्टिकल नंबर 31 और 19(1)(f जिसको कि 300A में डाल दिया गया है, अब इसकी लेटेस्ट पोजीशन कहाँ पे मिलेगी आपको? 300A में मिलेगी। क्या ये राइट्स अब फंडामेंटल राइट हैं? नहीं है। संवैधानिक है, कानूनी है, कानूनी अधिकार हैं। जनरली हम सामान्यतः ये पढ़ते हैं कानूनी अधिकार हैं, और एक्चुअल में ये चीज़ है भी, वैलिड है। पर जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि अब ये आर्टिकल नंबर 31 इनमें से कौन से अधिकार के अंदर आता है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या चौथा ऑप्शन कुछ और बना के दे देता है, ऐसे केस में आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? संवैधानिक अधिकार है। आप उसको कानूनी अधिकार नहीं लेंगे उस समय पे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा उस समय पे? संवैधानिक अधिकार। ठीक, हाँ मैम। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, एक आर्टिकल नंबर 31 होना था इस पूरे लिस्ट में, पर हमने पढ़ा क्या? पढ़ा था, सिर्फ ये पढ़ा था कि उसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते समय मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 19 का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। आर्टिकल नंबर 19 में कुछ अधिकार हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 19(1) इसको हम कहते हैं अनुच्छेद। आर्टिकल नंबर 19(1) को हम कहेंगे क्लॉज। 19(1)(a) इसको हम कहेंगे सब क्लॉज। ठीक है, बुक्स में भी जनरली आप देखते हो ना कि पैराग्राफ के अंदर कुछ हो सकता है, एक बात लिखी है, ये मेन हेडिंग था, मेन हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग था, इस सब हेडिंग के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको और
एक नीचे हेडिंग बना के लिख दिया गया हो, यही चीज़ है, यही स्ट्रक्चर है। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इसको हम पढ़ते हैं अनुच्छेद के रूप में। इसके अंदर अगर कोई सेपरेट पॉइंट दिया गया है, इसको हम कहेंगे 19(1) का एक क्लॉज है। 19 के अंदर एक क्लॉज है 19(1), और 19(1) के अंदर भी कुछ चीजें अगर दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम कहते हैं सब क्लॉज। 19(1)(a) जो है वो 19 का सब क्लॉज है, ठीक है। तो हम ये जान रहे थे कि 19(1) के अंदर कुछ सब क्लॉज हैं, जैसे A, B, C, D, E और F, कुछ और था क्या, G। ये इतने सब क्लॉज दिए गए हैं आपके 19(1) के अंदर में। उसके बाद में 19, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या है आपके क्लॉज, 19 के कुछ क्लॉज हैं, ये सब क्लॉज हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे डिफाइंड है, सब क्लॉज के अंदर में, और उसके एक्सेप्शन कैसे उसको रोका जा सकता है वो कहाँ पे डिफाइन है, क्लॉज के अंदर में। 19 के कुछ क्लॉज हैं उसके अंदर इनको डिफाइन किया गया है, और सब क्लॉज के अंदर आपके शक्तियों को बताया गया है। मतलब 19(1) के अंदर सारी शक्तियां दी गई हैं, 2 से लेकर के 6 तक आपके एक्सेप्शन दिए गए हैं, किस किस कंडीशन में आपके उन फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है, छीना जा सकता है। 19(1)(f) में हमने एक चीज पढ़ा था, संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे फंडामेंटल राइट था। वैसे आर्टिकल नंबर 19 का मेन हेडिंग क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके पास कितना पैसा है आप अभिव्यक्त कर सकते थे, संपत्ति का अधिकार था ये भी। इसके अलावा इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते गए तो आर्टिकल नंबर 31 भी पढ़ने का मौका मिला, ये भी संपत्ति का अधिकार था। लेकिन आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और 31 ये दोनों संपत्ति के अधिकार को हटा करके सरकार ने क्या किया, उनको कुछ दिक्कतें हो रही थी, कुछ लीगल डिस्प्यूट हो रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इसे सबसे पहले एक काम किया, शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिया। शेड्यूल 9 में डालने से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके बाद में इसको फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस था वो समाप्त कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट का स्टेटस समाप्त करने से वो सिर्फ क्योंकि संविधान में उल्लेखित है इसीलिए हम उसको संवैधानिक अधिकार तो कहेंगे, पर फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। कानूनी अधिकार भी है, हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कानून के अंतर्गत, इसीलिए इसको कानूनी अधिकार भी मानते हैं। पर क्योंकि एग्जाम में एक ऑप्शन चूज करना होगा आपको, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए, संवैधानिक अधिकार। मतलब आर्टिकल नंबर 31 के अंदर और 19(1)(f) के अंदर संपत्ति से संबंधित जो अधिकार दिया गया था उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप क्वेश्चन का नेचर देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप के आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब सामान्यतः इसको क्लास में, किसी भी क्लास में चर्चा नहीं होती है, पर इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकारों को, अधिकार कौन से, मूल अधिकार की बात हो रही है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। अब इसमें मल्टीपल आंसर हो जाएंगे। यह संविधान में उल्लेखित होता है, इसलिए संविधान में उल्लेखित होना मूल अधिकार होने के लिए जरूरी पॉइंट है। भाई कोई भी अधिकार मूल अधिकार तब कहा जाएगा जब वो संविधान में उल्लेखित, पहला क्राइटेरिया यही है ना कि संविधान में उल्लेखित हो। संविधान के अंदर एक चैप्टर है मूल अधिकार का, वहां पे उल्लेखित है, तो संविधान के अंदर उल्लेखित है, इसीलिए ये मूल अधिकार है क्या, ये पॉइंट ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, यह प्रजातांत्रिक होता है। ऐसा कुछ चीज़ हमने नहीं पढ़ा है, यह प्रजातांत्रिक होता है, इसके बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद में यह लोक कल्याणकारी होता है। हमेशा लोक कल्याणकारी नहीं होता है, आपके किसी राइट से हो सकता है किसी दूसरे का राइट जो है समाप्त होता हो, लेकिन हमेशा नहीं है कि हर किसी का वेलफेयर सुनिश्चित हो जाए आपके फंडामेंटल राइट से। इसीलिए अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि ये लोकतांत्रिक होता है, सॉरी प्रजातांत्रिक होता है। ऐसी कोई भी चीज़ पूरे संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद में ये बताया गया है कि मूल अधिकार आपके लोक कल्याणकारी होंगे। भाई जब रिजर्वेशन मिल देते हैं, आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल के अंदर है, रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन का प्रोसेस आपका, किस व्यक्ति को कितना आपका आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, आर्टिकल नंबर 16 में है। और 14 में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, समानता के अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कई बार उनसे, मान लीजिए कोई सांसद महोदय रास्ते से जा रहे हैं, कायदे से उनको स्पेशल फैसिलिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए रोड को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ से एक एम्बुलेंस भी जा रहा था,
उसमें कोई व्यक्ति मरीज बैठा हुआ था, उस मरीज को भी जाने नहीं दिया गया, क्या ये लोक कल्याणकारी चीज़ हुआ? नहीं हुआ। पब्लिक का वेलफेयर सुनिश्चित हो हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो आपके जो मूल अधिकार हैं वो हमेशा लोक कल्याणकारी होंगे, ज़रूरी नहीं है। आपके कुछ बेनिफिट से कुछ दूसरे लोगों को नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी है, ठीक। मूल अधिकारों का एक डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, पहला किसी व्यक्ति की गरिमा में जीवन बनाए रखने के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार दिए जाते हैं। तो मूल अधिकार क्यों मूल अधिकार हैं, या कोई जो अधिकार है वो मूल अधिकार क्यों है? पहली चीज़ क्योंकि वो संविधान में उल्लेखित है, दूसरा व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, और तीसरा है संसद की शक्तियाँ, संसद इसमें कानून नहीं बना सकती है। सामान्यतः ये पॉइंट हमेशा वैलिड रहता है कि संसद इसको कम करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। तो आपके लिए कौन कौन से पॉइंट है? पहली चीज़, कोई आपके जो अधिकार हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं वो मूल अधिकार इसलिए हैं क्योंकि वो संविधान में उल्लेखित हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी हैं और संसद इसमें कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, आपके मूल अधिकारों को वापस प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकार, कौन से आर्टिकल के अंदर आवेदन किया जा सकता है? किस आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 32। ऑप्शन है 20, 21, 32 या 33। 32 के अंदर, 32 के अंदर कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट जाने के लिए 226। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? न्यायपालिका को, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। इनमें से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल नंबर 19 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 19, ऑप्शन की जरूरत है। आर्टिकल नंबर 19 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 29, वापस से ही 4 ऑप्शन रहेंगे। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक से संबंधित है, धार्मिक कार्य से संबंधित है, वाक एवं अभिव्यक्ति तो हट गया, उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा? 4 ऑप्शन में इसमें से एक हो चुका है आप। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 के बारे में पूछा गया था, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 18, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपको आज़ादी है अपने धर्म को संरक्षण करने के लिए प्रयास करने का। सरकारी प्रयास विशेष रूप से नहीं किया जाएगा। सरकारी प्रयास किसके लिए किया जाएगा? जो अल्पसंख्यक हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि अल्पसंख्यक होने का मतलब क्या है, कि जिनकी जनसंख्या कम है। अब कितनी कम है ये कहीं पे नहीं बताया गया है, ठीक है। जिनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। किसी भी देश में किसी खास वजह से एक खास समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा रीज़न, इसका हिस्टोरिकल रीज़न है भाई। हर एक, जैसे कि भारत के अंदर अलग अलग राज्य बने हैं, उस राज्य में मान लो महाराष्ट्र में है, एक ऑब्वियस सी बात है वहाँ मराठी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। पंजाब में पंजाबी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, गुजरात में गुजरातियों की संख्या ज़्यादा होगी। इसी वजह से आप अलग अलग देश में देखोगे कि खास देश में खास एथनिक या एक खास समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, बाकी समुदाय की संख्या कम होती है। वैसे ही भारत के अंदर हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से हिंदुओं की संख्या हमेशा से ज़्यादा है, ठीक है। संख्या किनकी कम है? तो हमने 6 कम्युनिटी के बारे में बात किया था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन कह लीजिए, उसके बाद में बौद्ध, जैन और पारसी। इन 6 कम्युनिटी को भारत के अंदर वर्तमान में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है,
ठीक है। इनका इसका रीज़न क्या है कि इनकी जो संख्या है वो हिंदुओं की तुलना में कम है। संख्या कम है, कम है या ज़्यादा है जब कहेंगे तो आप समझ में नहीं पाएंगे कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। कंपेयर करके ही पता चलता है। हिंदुओं की संख्या मान लीजिए 80 करोड़ है तो हो सकता है 20 करोड़ मुस्लिम है, बाकी कुछ जो है बचे हुए लोग हैं वो इनमें से आएंगे, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 20 करोड़ होना कम है, हो सकता है किसी देश की जनसंख्या 20 करोड़ नहीं है, ठीक है। यूरोपीय देश में जाएंगे तो कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे 80 करोड़ हो गया, मुस्लिम जो है वो मुस्लिम हिंदू जो है 80 करोड़ हो गए, मुस्लिम 20 करोड़ हो गए, सिख मान लीजिए 10 करोड़ हो गए, बाकी बचे हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे 20 करोड़ की संख्या कम है, आप ये कहेंगे कि इनकी तुलना में इनकी संख्या कम है, इसीलिए इनको संरक्षण देने के लिए आम जो जनता है या जो मेजॉरिटी में है उनसे इनको संरक्षण देने के लिए इनको कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 में वर्णित हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनमें जरूरी नहीं है कि मुस्लिम वर्ग अपने हितों के संरक्षण करेंगे, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, इसके अलावा हिंदू भी अपने लिए काम कर सकते हैं पर अल्पसंख्यक के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए उस आर्टिकल के अंदर वो कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। काम कर सकते हैं पर उस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डिमांड नहीं कर सकते किसी अधिकार को वापस प्राप्त करने के लिए, ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इनको स्टेटस मिला हुआ है ऑफिशियली ऑन पेपर डॉक्यूमेंट में, इन सभी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। और कुछ नहीं, कन्वर्जन एक अलग समस्या है भाई, ठीक है। हमारा ट्रैक कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, फिर हमारी गाड़ी इधर उधर चली जाती है, ठीक है। पर समस्या जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक। कन्वर्जन की समस्या की जब आप बात कर रहे हो तो धर्मांतरण, अब ये एक अलग मुद्दा छेड़ दिया आपने। धर्मांतरण का मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के दूसरे में कन्वर्ट होगा। आपको पता है कि 18 वर्ष का कोई व्यक्ति, 18 वर्ष तक जब आप हैं, इस समय को हम क्या, इससे कम उम्र को हम क्या कहते हैं? व्यक्ति अभी नाबालिग है। इस समय 18 वर्ष और इसके बाद बालिग हो गए, मैच्योर हो गए अपने लाइफ के डिसीजंस को लेने के लिए। 18 वर्ष से पहले आप कोई धर्म किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 18 वर्ष से पहले? सर लेकिन व्यक्ति के तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता। हाँ, मैं एक व्यक्ति के तौर पे ही पूछ रहा हूँ, क्या 18 वर्ष से पहले एक खास एक व्यक्ति के तौर पे आप सिंगल धर्म चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। धर्म आपको दो तरीके से मिलता है, एक है बाई बर्थ और एक है आपका बाई चॉइस। यहाँ पे 18 वर्ष से पहले जो आपको धर्म मिला हुआ है वो कैसा है? 17 वर्ष या 18 वर्ष से पहले तक जो आपको, जो आप जिस धर्म में हैं वो कैसे मिला है? आपका बाई बर्थ मिला है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कब कर सकते हैं? आपके माता पिता की अनुमति से, गार्जियंस की अनुमति से आप चेंज कर सकते हैं। बाई चॉइस, यहाँ पे आप धर्म चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बाई चॉइस यहाँ पे आप 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, अब आपको माता पिता के अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों में एक बेसिक से डिफरेंस क्या है? धर्मांतरण के बारे में जब आपने पूछा तो धर्मांतरण के कारण कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपके एग्जाम के लिए जो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, काम आए आपको, वो ये है कि कोई व्यक्ति जब बालिग हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद धर्म को चूज करना, किसी धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, ये उसकी चॉइस का मामला है। लेकिन जब तक वो माता पिता के संरक्षण में है, 18 वर्ष से कम का है, बाई बर्थ उसको जो धर्म मिला है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज पूरे माता पिता या पूरी फैमिली ने कन्वर्ट कर लिया तो तब तो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन माता पिता अगर अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं पर बच्चा कोई दूसरा धर्म चाहता है, बाई चॉइस 18 वर्ष के बाद ही कोई दूसरे धर्म में जा सकता है, ठीक है। आपका प्रश्न धर्म से संबंधित था, धर्मांतरण से के बारे में था। क्या चीज़ था धर्मांतरण के बारे में? क्या समस्या थी? लोग जो धर्मांतरण करते हैं क्यों करते हैं, या और कुछ था? बस यही था, धर्मांतरण क्यों करते हैं? कई सारे रीजंस हैं, सामाजिक रीज़न है, आर्थिक रीज़न है, इसके अलावा राजनीतिक कारण भी है। सामाजिक रीज़न क्या क्या है? अगर आपकी कम्युनिटी, आपका समुदाय, आप जिस धर्म में हैं वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे?
नहीं पसंद करेंगे। जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, सामाजिक वजह हो गया। आर्थिक वजह क्या हो गया, आप जिस धर्म में हैं वहाँ पे आपको रोटी कपड़ा मकान के लायक भी आपकी इनकम नहीं हो पा रही है, कोई दूसरा धर्म आपको इनवाइट करता है कि हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। लोगों की मजबूरी है। हम यहाँ बैठ के आदर्शवादी कितनी बातें करें, पर जब एक माता पिता के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, पैसा उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। या तो सरकार उनको मदद करे, खाने पीने रहने और ठीक से उनके जीवन यापन की व्यवस्था या तो सरकार करके दे दे। अगर धर्मांतरण रोकना चाहते हैं तो ये सारे उनकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, या तो सरकार पूरी कर दे, और अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो जो उनकी मदद करेगा उनके पास जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक कारण, सरकार के पास आपको पता है वोट बैंक हमेशा किसी खास समुदाय से आता है। वो चाहते हैं कि उस समुदाय के लोग बढ़ते चले जाएं। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करवा सकती है सरकार, धर्मांतरण को प्रमोट करवा सकती है इनडायरेक्ट वे में। धर्मांतरण को प्रमोट करवाना या गलत तरीके से करना गैर कानूनी है, पर इन तरीकों से कोई व्यक्ति चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकता है, खास करके बाई चॉइस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर जा रहा है किसी दूसरे धर्म में, देश में कोई समस्या नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कहीं आप किसी चाहें तो आप अल्टरनेट हर साल धर्म चेंज कर सकते हैं। सबके रिलीजियस रिचुअल्स को ट्राई करके देख लो कौन सा आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, एक साल आप हिंदू रहे, फिर पता चला मुस्लिम हो गए, फिर क्रिश्चियन हो गए, फिर बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया आपने, हर साल चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक से वापस आ सकते हैं क्या, वापस भी आ सकते हैं जब आपको मन करता है। जीवन भर में आप जितनी बार चाहें अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, पर जितनी बार धर्म चेंज करेंगे उतनी बार आपको सब डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जीवन फिर डॉक्यूमेंट बनवाने में निकल जाएगा। ठीक, राजनीतिक वजह हमने जान दिया। पॉलिटिक्स की वजह से कई बार कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर धर्म को अडॉप्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक शब्द आता है कहीं पे फोर्सफुल कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द हमको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करवाना या जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, क्या ये कानूनी है? ये कानूनी नहीं है। जबरन कोई भी काम करवाया जाए कानूनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 19 के अंदर हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं, एक प्रश्न पूछा गया है कि इनको सही क्रम में जमाइए। आर्टिकल नंबर 19(1), फिर ABCD, इस तरीके से हमने कहाँ तक पढ़ा था, G तक पढ़ा था। इन सभी को सही क्रम में जमाने का एक प्रश्न पूछा है। उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपको सारा कुछ याद है पहले से। 19(1)A में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। B में क्या है, सभा या सम्मेलन बुलाने का अधिकार है। आर्टिकल C में 19(1)C की बात कर रहे हैं ना, C में संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी है। D में आबाद संचरण विचरण घूमने फिरने की आज़ादी बिना किसी बाधा के। आर्टिकल नंबर E में देश में कहीं भी निवास की आज़ादी है। F में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। G में कोई भी अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी तरीके के रोजगार की आज़ादी है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। सबसे पहले था वाक एवं अभिव्यक्ति, पहला है निवास और बसने की आज़ादी, कौन सा है, E यहाँ पे 5वें नंबर पे। भ्रमण की आज़ादी, भ्रमण की आज़ादी कहाँ पे है, चौथे D में है। फिर सभा की आज़ादी, कोई सभा करने की 2nd नंबर पे है। फिर संघ निर्माण 3rd नंबर पे है। फिर आजीविका लास्ट में है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछा गया था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी से संबंधित, मैच द फॉलोइंग से। आर्टिकल नंबर 19(A) या 19(1)A किस चीज़ के बारे में है, वाक एवं अभिव्यक्ति। 19(1)D किसके बारे में है, आबाद संचरण के बारे में है। ठीक है, तो इसी को कई बार मॉडिफाई कर करके कई सारे प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको
ठीक से सुनिएगा, उसमें पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 किसके बारे में है? राइट टू लाइफ के बारे में है। संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। कार्यपालिका कौन सा है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो वर्तमान सरकार है, अगर बात करें कि देश में अब इस समय बीजेपी की सरकार है, तो विधायिका का मतलब है सरकार, वो जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। और नेक्स्ट है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, और लास्ट है दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। खैर ये चीज़ जब आप विधायिका कार्यपालिका पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे। फिलहाल हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे दो नए शब्द मिल गए आपको, एक है विधायिका और एक है कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका मतलब क्या है? विधायिका मतलब क्या है? कानून बनाने वाली संस्था, जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने वाली संस्था। और कार्यपालिका का मतलब क्या है? कानून को लागू करने वाली या विधि के अनुसार शासन करने वाली संस्था। इसमें किसको किसको शामिल कर सकते हैं विधायिका में? हाँ, केंद्र के स्तर पर देखें तो संसद को हम कहेंगे विधायिका, वहां से ही कानून बनते हैं ना। और अगर राज्यों के स्तर पर बात करें तो विधानमंडल या विधान परिषद, विधानमंडल। अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है संसद। राज्य के स्तर पर बात करें तो आपका गवर्नर या राज्यपाल हो गया, और विधानसभा हो गया, और जिस स्टेट में विधान परिषद का प्रोविजन है तो उसको भी मिला करके हम विधानमंडल कहते हैं। इन सभी के पास, मतलब यहाँ पे संसद के पास और राज्यों में विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो हम विधायिका जब भी आपको सुनने को मिले तो याद रखिएगा संसद की बात हो रही है या राज्यों में विधानमंडल की बात हो रही है। लेकिन कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करने वाले लोग हैं, या जो पॉलिसी बनाई गई हैं, जो स्कीम्स बनाए गए हैं, उनको जो भी कार्य बनाए गए हैं देश के विकास के लिए, उसको लागू करने वाली संस्था है, काम करने वाली संस्था है। ठीक है, इसमें किसको शामिल करेंगे? इसमें आप कह सकते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, यही लोग हैं ना जो आपके जितने भी मंत्री हैं वही किसी ना किसी विभाग को देख रहे होंगे, और उस विभाग से संबंधित कोई काम करने का अधिकार किसके पास होगा? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के पास होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ राज्यों में, ये बात कर रहे थे हम केंद्र में, और ये है राज्य में। यहाँ पे भी पूरी की पूरी एक मंत्रिमंडल होगी, एक कैबिनेट होगा या मंत्री परिषद होगी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, मंत्री परिषद भी है और मंत्रिमंडल भी है। ठीक है, अब ये मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ के उस टॉपिक के लिए कुछ बचेगा नहीं, या फिर बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको जानने समझने के लिए हमें थोड़ा सा संसद का स्ट्रक्चर वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है, पर फिलहाल जितना आपका पॉलिटिकल नॉलेज है, वर्तमान में जितनी राजनीति की आपकी समझ है, उसके अनुसार आपको एक बेसिक सी चीज़ पता है ना कि जैसे ही देश में कोई सरकार चुन करके आती है, मान लीजिए वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, हम इसको मोदी जी की सरकार क्यों कहते हैं? मोदी सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि बीजेपी की नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सदस्यों का यहाँ पे मेजोरिटी है, उनका शासन चल रहा है। जब भी हम ये कहते हैं कि वर्तमान सरकार किस फला व्यक्ति की है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने पीएम के तौर पे कुछ लोगों को अपने लिए मंत्री के रूप में भी चुना होगा। हालांकि ये भी मंत्री के तौर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन मंत्रियों में सबसे सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का। ठीक है, इनके साथ इनको सहायता करने वाले बहुत सारे और मंत्री होते हैं, इनको हम मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में रखते हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल कह सकते हैं।
जब मंत्रिपरिषद की बात होती है तो इसमें मंत्रिपरिषद में याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही किससे संबंधित है? अलग अलग विभागों से संबंधित है। जैसे कि सरकार कौन कौन से विभाग के लिए काम करती है? सबसे पहले तो देश की रक्षा विभाग आपने सुना है, रक्षा विभाग। उसके अलावा विदेशों से बातचीत करने के लिए विदेश विभाग है, फॉरेन मिनिस्ट्री है। इसके अलावा देश में शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग है। फिर कृषि से संबंधित काम को देखने के लिए कृषि एवं वाणिज्य विभाग है। इसके अलावा देश में वित्त विभाग है, फाइनेंशियल पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें पैसों के मैनेजमेंट से संबंधित काम करने के लिए वित्त विभाग है देश में। इसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग है। कोई और जो फेमस विभाग जो सबको पता हो? अल्पसंख्यक, पर्यावरण। ये इतने सारे बहुत सारे विभाग हो सकते हैं किसी देश में सुचारू रूप से काम को चलाने के लिए, ठीक है। ये सभी क्या है? अलग अलग टाइप के विभाग हैं। अब जब मोदी जी चुन करके आएंगी इनकी सरकार, तो सारा काम सारा विभाग खुद देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। इनके पास पूरी टीम है जिनको कि हर एक व्यक्ति को एक एक विभाग अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक। अब ये जितने भी विभाग है जिनको अलॉट किया जाएगा, इन पूरे विभागों के जो समूह है, मान लीजिए कि इनके पास टोटल इस समय 40 विभाग थे, 40-50 विभाग थे अलग अलग। 40-50 लोगों को इनकी पूरी टीम है, इसको हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन आपको ये भी पता है कि राजनीति में जब बात आती है सरकार चलाने की, तो कुछ गिने चुने लोगों का वर्चस्व ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान सरकार में मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, और इनके कुछ 1-2 छुटपुट और मेंबर्स को मान ले, तो इतने ही लोग जो हैं वो पूरी की पूरी देश की सरकार पे कंट्रोल किए हुए हैं। ये जो खास लोगों का समूह है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। और इन मंत्रियों का डेजिग्नेशन होता है, वो क्या होता है? इनका डेजिग्नेशन होता है, इनके पद का नाम होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर्स कहेंगे इनको। मंत्री परिषद में जितने मेंबर्स होंगे इनको हम कहते हैं मंत्री परिषद, ठीक। तो सरकार में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पे चुना जाता है। अलग अलग विभागों को देखने के लिए ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अलग अलग विभागों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप देते हैं। उनके जो भी सांसद चुन करके आए हैं उनको अलग अलग विभाग सौंप देंगे। इस पूरे विभागों का समूह को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। और इसमें से कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी राजनीति पे कंट्रोल किए हुए हैं, पूरी सरकार पे जिनका कंट्रोल है। इन लोगों का जो छोटा समूह है इसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। चलिए बाकी की चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लाया गया था? अधिकार की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार है ना, एक फंडामेंटल राइट। छियालीसवां 86वां संविधान संशोधन वर्ष कौन सा था? वर्ष 2002 में ये लाया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 23 और 24 में। संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन था, 44वां संशोधन था संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने के लिए। इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो आपातकाल के समय लागू रहता है? आर्टिकल नंबर 20 और 21। आर्टिकल नंबर 23 किससे संबंधित है? शोषण के अधिकार, जिसमें कि विशेष रूप से बलात्श्रम, इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 26 किससे संबंधित है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, देखिए बाकी के चैप्टर्स में मैं इतना फोर्स नहीं करूंगा कि आप चीज़ों को याद करिए, मेमोराइज करिए, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। पर खास करके आपका जो फंडामेंटल राइट है, क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि आपको अगर चीज़ें टिप्स पे याद हैं
बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन का स्कोप बना, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कम से कम फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।